बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एनाटमी फ़िज़ियोलॉजी के सब्जेक्ट में हमने फ़िज़ियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 3। इसमें हम पढ़ेंगे आज वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आज के लेक्चर में और क्या क्या होगा, व्हाट इज़ वाइट ब्लड सेल या व्हाट इज़ WBCs, classification of WBCs, granular leukocytes, agranular leukocyte, lifespan of WBC, site of WBCs, productions, functions of WBCs, what is platelets and types and functions of WBCs and platelets। WBCs भी कहा जाता है इसको और वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि जो ब्लड होता है मजमू होता है सेलुलर एंड नॉन सेलुलर पार्ट का। उसमें सेलुलर पार्ट में क्या होगा, WBCs होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे एंड प्लेटलेट्स होंगे, जबकि नॉन सेलुलर पार्ट में प्लाज्मा होगा। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होता है एंड ग्लोबिन होता है। हीम में आयरन मौजूद होता है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन कैरिंग करने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन आपके जो है बॉडी के अंदर जहाँ पर ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मौजूद है और रेड ब्लड सेल वो ऑक्सीजन लेकर जहाँ जिन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ तक ले जाता है और वहाँ पर जाकर उस ऑक्सीजन को उन टिश्यूज़ को दे देता है ताकि वो अपना वर्क कर सकें। और जबकि WBCs भी खून में का ही हिस्सा हैं और सेलुलर जो पार्ट है ब्लड का उसमें ब्लड सेल्स ही हैं ये भी, लेकिन ये RBCs के निस्बत डिफरेंट होते हैं क्योंकि RBCs में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन में हीम पोर्शन मौजूद होता है जो कि उसके रेडनेस का बायस बन रहा होता है, इसलिए हमारा ब्लड रेड नज़र आ रहा होता है। जबकि WBCs इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि RBCs एंड WBCs में वो आज हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले WBCs को वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। WBC stands for white blood cell. It is also called leukocytes और वाइट ब्लड कार्पल्स। इसके अलावा हम इसे क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट भी कहेंगे एंड वाइट ब्लड कार्पल्स भी कहा जाता है इनको। ल्यूकोसाइट्स, अब जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल आएगा आप समझ जाइएगा ये WBCs के लिए कहा गया है। ये WBCs जहाँ पे भी लिखा होगा समझ जाइएगा ये वाइट ब्लड सेल्स को मेंशन कर रहा है। इट इज़ अ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। सेलुलर पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। नॉन सेलुलर में प्लाज्मा होता है, जबकि सेलुलर पार्ट में RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो इट इज़ अ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। इट हैज़ अ न्यूक्लियस बट डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन लाइक RBCs। इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता जैसे कि RBCs में होता है। लेकिन RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता था, इसमें न्यूक्लियस होता है। WBCs में न्यूक्लियस होता है, RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन RBCs में हीमोग्लोबिन होता है जबकि WBCs में हीमोग्लोबिन नहीं होता। इट्स मेन रोल इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये इन्फेक्शन से बचाता है। अगर कोई डिजीज़ काजिंग माइक्रोब आ गया है या कोई डिजीज़ काजिंग फैक्टर है तो ये उससे हमें बचा रहा होता है, हमारे समझ लें डिफेंसिव मैकेनिज़्म में काम करता है। तो हमें किससे बचाएगा, इट्स मेन रोल इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज़। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स। कैसे बचाता है, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं इन कोई भी बीमारी काज करने वाला या इन्फेक्शन काज करने वाला एजेंट, कोई भी चीज़ हो, माइक्रोब हो, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जर्म हो, जो भी होगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे डिफेंसिव मैकेनिज़्म में काम आता है WBC। अब यहाँ पे एक WBC की शेप दिखाई गई है, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बने हुए साइटोप्लाज्म है और मल्टीलोब्स न्यूक्लियस भी मौजूद है। यहाँ पे देखिए इसमें न्यूक्लियस मौजूद है जबकि RBCs में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। दरमियान में आपको ये मल्टीलोब न्यूक्लियस नज़र आ रहा है बड़ा सा। ये दरहकीकत WBC को ज़ाहिर करता है कि इसमें न्यूक्लियस की मौजूदगी ज़ाहिर करी, ये WBC है। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल में देखिए हमने एक बार और रिपीट कर लीजिए क्या था, रेड ब्लड सेल्स थे जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है जो कि मदद दे रहे थे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट भी कहता है, हेल्प करते हैं क्लोटिंग में। जबकि वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसकी हम जो है ना अभी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें नीचे लिखा है फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। इनका काम है इन्फेक्शन से फाइट करना। RBCs का काम था रिस्पायरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग, जबकि WBC का काम है फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन।
आगे इसकी डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे। ल्यूकोसाइट्स जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उनके 2 टाइप्स होती हैं, एग्रेन्युलर एंड ग्रेन्युलर। ठीक है, ग्रेन्यूल में क्या है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे, बारीक बारीक दाने दाने से नज़र आ रहे होंगे। अगर हम तस्वीरों में देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में दाने दाने से नज़र आ रहे होंगे, तो ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने। एक ग्रेन्यूल्स में अमूमन ये दाने नज़र नहीं आते हैं। तो 2 टाइप्स हैं, ग्रेन्यूलर एंड एग्रेन्युलर। एग्रेन्युलर में फर्दर टाइप्स हैं, लम्फोसाइट्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और ग्रेन्युलर में बेजोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एजिनोफिल्स हैं। जिनके लम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स एंड जो है एनके सेल्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। अमूमन टी सेल्स एंड बी सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs, WBCs जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेन्यूलर साइट्स एंड या फिर एक ग्रेन्यूलर साइट। ग्रेन्यूलर साइट्स को हम एक और नाम भी देते हैं जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉली का मतलब बहुत से होते हैं, मॉर्फो का मतलब होता है शक्ल में, ये दिखने में, मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है, न्यूक्लियर। तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो असल में उसमें 2-3 लूब्स होते हैं, पॉली होता है, मल्टीपल होते हैं, उसमें दिखने में नज़र आ रहा था, इसलिए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा गया है। जबकि एक ग्रेन्युलर साइट इसमें क्या है, नॉन ग्रेन्युलर साइट्स भी कहा जाता है, नॉन ग्रेन्युलर भी कहते हैं, इन्हें मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस सिर्फ एक जैसा नज़र आ रहा होता है, मोनोन्यूक्लियर होता है। जबकि ग्रेन्युलर को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इसलिए कह होते हैं, उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि वो शक्ल में उसमें 2-3 लूब्स होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ग्रेन्युलर में ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये कर्व्ड है, और जबकि एक ग्रेन्युलर में ग्रेन्यूल्स नहीं है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दरमियान में। ल्यूकोसाइट्स कम्बाइंड माइक्रोब्स टू सेवरल मैकेनिज्म, मतलब कि माइक्रोब से लड़ने के काम आ रहा होता है ल्यूकोसाइट्स। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है। डिफ्रेंशिएट अगर करें ग्रेन्युलर साइट्स एंड एक ग्रेन्युलर साइट्स को, तो किस तरह करेंगे। देखिए ग्रेन्युलर साइट्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल होता है साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स टाइप अपीयरेंस आ रही होती है, जबकि एक ग्रेन्युल में ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है ग्रेन्युलर साइट्स। एजिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, जबकि हम मोनोसाइट्स एंड लम्फोसाइट्स जो हैं वो एक ग्रेन्युलर साइट्स में आ जाते हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बिकॉज ऑफ अ वेरिंग शेप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी शेप जो है ना डिफरेंट टाइप्स की शेप होती हैं, डिफरेंट लूब्स होते हैं इसके अंदर, विच आर यूजली लूब्ड इनटू 3 सेगमेंट्स। लूब्स हैं और 3 सेगमेंट्स में हैं। मैं आपको आगे तस्वीर में मेंशन करूँगी कैसे ये 3 लोब्स नज़र आ रहे होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज अ मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जबकि एक ग्रेन्युलर साइट जो है वो मोनोन्यूक्लियर होता है, उसका न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस सेंटर में नज़र आ रहा होता है। Granulocytes and polymorphonucleosides क्या हैं? As the name indicate, the granulocytes have a granule in their cell cytoplasm and have a multi-lobe nucleus. नाम से ही जाहिर है कि इसके सेल में जो है ना वो ग्रेन्यूल्स होंगे, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे, दानेदार जो है अपीयरेंस नज़र आ रही होगी, दाने दाने से होंगे। जब और मल्टी लोब न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस आप देखोगे ना, इसका बिल्कुल राउंड न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि किसी में 2 लूब्स होंगे, किसी में 3 लूब्स होंगे, तो डिफरेंट लूब्स से नज़र आ रहे हैं, शाखें सी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। देखिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, एजिनोफिल जो रेडिश कलर में नज़र आ रहा है, और बेजोफिल जो कि लाइट पर्पल या ब्लूइश कलर में है। तो डिफरेंट उससे कैटेगराइज किया ताकि आपको याद रह सके। 3 टाइप्स हैं ये किसकी, बड़ा ग्रेन्यूल साइट्स की। इनमें ग्रेन्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। ये न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स, ये आप याद रखिएगा। ग्रेन्यूलर साइट्स हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप अपीयरेंस होती है साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, मल्टीलोब न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा गया है। इसकी टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल साइट्स देखें, अब आगे इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, देखें यहाँ पे शक्ल है इसकी, देखें न्यूक्लियस में 3 लोब्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट गेम्स के, जिस तरह कोई लीफ टाइप चीज़ हो। 3 यानी कि राउंड न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि जो है ना लोब्स वाला मुख्तलिफ शाखें निकल रही हैं इसमें। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस देते हैं, हिफाजत करते हैं आपके
दे इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स बाय देयर एंजाइम्स। क्या होगा, कोई बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है या कोई माइक्रोब आ रहा है, कोई भी नुकसानदेह चीज़ आ रही है, उससे आपको बचा रहे होते हैं ये, क्योंकि इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जो कि उनको जो बाहर जो भी चीज़ आ रही होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसे ख़त्म कर देती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं, निगल लेती हैं उन्हें। दे सीक्रेट प्लेटलेट्स एक्टिवेट फैक्टर। क्या है ये, क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को सीक्रेट करते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ब्लड क्लॉटिंग करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी सिक्रेशन में भी मदद कर रहे होते हैं ये। उसके बाद स्टेन लाइट पर्पल विद नेचुरल डाई। नेचुरल डाई में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो लाइट पर्पल शेड का नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी लाइट पर्पल नज़र आ रहा है ये। ग्रेन्यूल्स आर स्मॉल एंड नेमरस कोर्स अपेरेंस। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे जगह जगह इसके अंदर। सेवरल लूप्स इन न्यूक्लियस होंगे, मतलब बहुत सारी देखें शाखे सी लूप से नज़र आ रहे हैं इसके अंदर न्यूक्लियस के। 62% अमूमन होती है, 60 अप्रोक्सीमेशन है ये, अप्रोक्सीमेशन कि 62% ऑफ WBCs काउंट है इसमें। WBCs जो है 62% काउंट जो है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है WBCs में। हाईली मोबाइल है, वेरी एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिविटी शो करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स, आगे देखिए हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे एग्रेनुलोसाइट्स या मोनोन्यूक्लियोसाइट्स में इन्होंने बताया है कि एग्रेनुलोसाइट्स डोंट हैव ग्रेन्यूल्स इन दियर सेल्स। अमूमन क्या होगा, इनमें सेल्स नहीं होंगे। एंड नॉट हैव लूप, यानी कि लूब नहीं होगा न्यूक्लियस में। दो टाइप्स हैं, लम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, लम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। ग्रेन्यूल, एक ग्रेन्यूल दिखाया गया है क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। एक ग्रेन्यूल मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। देखिए साइट में साइटोप्लाज्म क्लियर है इन दोनों तस्वीरों में। सेंटर में एक न्यूक्लियस है लेकिन साइटोप्लाज्म और कोई ग्रेन्यूल दाने दाने से नहीं बने हुए। तो एक मोनोसाइट्स है और दूसरा लम्फोसाइट्स है। एजिनोफिल जो है हकीकत एजिनोफिल टाइप होगी हमारे ग्रेन्यूलोसाइट्स की, सही है। लेकिन मैंने आपको एग्रेनुल के दो टाइप्स पहले पढ़ा दी हैं। अब ये एजिनोफिल जो आया है ये ग्रेन्यूलोसाइट है क्योंकि इसमें देखिए तस्वीर में देखिए ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं। याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स एजिनोफिल्स बोथ ही ग्रेन्यूलोसाइट्स की हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स ल्यूकोसाइट जो होते हैं उनकी हैं। WBC जो ग्रेन्यूलोसाइट्स टाइप है। दे एक्ट अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन। क्या करेगा इसका काम, ये पैरासाइट अगेंस्ट पैरासाइट, जो भी आपके पैरासाइट जो बीमारी काज करने वाले माइक्रोब्स हैं उनके खिलाफ लड़ता है। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन, ऐसी जो हैं जो टॉक्सिक चीज़ें जो आपको काम की नहीं है उन तमाम प्रोटीन्स को रिमूव करता है और डिटॉक्सीफाई करता है ऐसे मटेरियल को जो कि आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूक्लियाई विथ 2 लूप्स, एजिनोफिल्स क्योंकि ग्रेन्यूलोसाइट्स WBCs का हिस्सा है और वो मल्टी लूप्स रखते हैं इसलिए इसके हैं 2 लूप्स हैं, मतलब 2 इसमें शाखें नज़र आ रही हैं। तस्वीर में देखिए न्यूक्लियस 2 इसमें डिवाइडेड 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं लाइट पर्पल कलर के। 2.3% ऑफ WBC काउंट है इसकी। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक, कहाँ पे पाया जाता है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस कास्ड बाय पैरासाइटिक वर्म्स एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। वो चीज़ें जो कि आपको एलर्जी काज कर सकती हैं या बीमारी काज करने वाले माइक्रोब्स उनके खिलाफ लड़ता है और आपको प्रोटेक्शन देता है। ये एजिनोफिल्स या एसिडोफिल्स दोनों एक ही नाम है, ये हमें प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं हार्मफुल माइक्रोब से या एलर्जिक रिएक्शन से। सीक्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस इन एलर्जिक रिएक्शन, किस तरह करते हैं, किस तरह हमें ये प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, ये एंटी एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जिससे एलर्जिक रिएक्शन ओवरकम हो जाता है। यहाँ पे इसकी शक्ल दिखाई गई है, देखिए ग्रेन्यूल्स हैं छोटे छोटे और मल्टी लूप भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेन्यूलोसाइट्स में शामिल है, ये निशानी है इसकी। जबकि एक ग्रेन्यूलोसाइट्स की, जैसे मैंने दिखाया था लास्ट में, एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब भी नहीं है। इनकी 2 टाइप से लम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स की ही देखें, यहाँ पे तस्वीर देखें, एक और ग्रेन्यूलोसाइट है जिसमें ग्रेन्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं और न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है लाइट पर्पल। ये है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स क्या है, अमूमन 0.4% होते हैं, सबसे कम यही होते हैं तीनों में से। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस एंड एलर्जी, ये हीलिंग प्रोसेस में काम कर रहा होता है।
दूसरा एलर्जिक रिएक्शंस में भी आपको ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। सर्टन हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज करने में मदद कर रहा होता है जो कि एंटी एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, ये आपको डिफेंस दे रहे होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। दूसरा हीलिंग प्रोसेस में काम करता है। इसकी शेप देखेंगे, देखें यहाँ पे भी ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं और दरमियान में मल्टीलोब न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब है ये ग्रेन्यूलर WBCs का हिस्सा है। बेसोफिल्स में ये शेप बनाई हुई है, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स लाइट पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स हैं इसमें भी। एक ग्रेन्यूल साइट्स की फर्दर डिटेल दिखाई गई है, वहाँ पे जस्ट तस्वीरें थी जब मैंने आपको पहले बताया था मोनोसाइट्स एंड लम्फोसाइट्स का। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल है। एक ग्रेन्यूल साइट क्या है? दीज डिवेल्प फ्रॉम लम्फॉइड टिश्यूज एंड ग्रेन्यूल आर नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्या होता है? इनके साइटोप्लाज्म में अमूमन ग्रेन्यूल्स नहीं होता और ये लम्फ टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं? ये लम्फ टिश्यूज़ में बने होते हैं और इनके ग्रेन्यूल में साइटोप्लाज्म नहीं होता। लम्फोसाइट्स में क्या है? लम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट WBCs हैं, ये लार्ज न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। इसकी तकरीबन अमाउंट जो है 30% है WBC काउंट के। दो मेन टाइप है इसकी। टी लम्फोसाइट अटैक एंड इन्फेक्ट एंड कैंसियस सेल्स पे ये इफेक्ट करते हैं। दूसरा इन्फेक्शन पर अटैक कर रहे होते हैं। बी लम्फोसाइट्स में क्या है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर कोई भी आपके बॉडी में बाहर से पैथोजन आ रहा है, बीमारी काज करने वाली कोई भी चीज़ आ रही है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने का काम होता है बी लम्फोसाइट्स का। जबकि कैंसरियस सेल्स और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने का काम होता है टी लम्फोसाइट का। यहाँ पर देखेंगे दोनों की तस्वीरें बनाई गई है। टी लम्फोसाइट ब्लू कलर में है, पिंक कलर में बी लम्फोसाइट है। टी लम्फोसाइट के नीचे देखें लिखा हुआ है पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, ये सेलुलर इम्यूनिटी में काम दे रहा है। जबकि बी लम्फोसाइट है पार्टिसिपेट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, मीन्स ये एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाता है, एंटीबॉडीज़ बना के काम कर रहा होता है। जबकि टी लम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी में कैंसियस सेल्स में या इन्फेक्शन को अटैक कर देता है, वहाँ पे काम कर रहा होता है। मोनोसाइट्स क्या है? लार्जेस्ट ऑफ WBCs हैं, डार्क कलर के होते हैं, डार्क किडनी बीन शेप न्यूक्लियाई, ये देखें इसमें के दरमियान में जो किडनी शेप न्यूक्लियाई है, हाईली फाइगोसाइटिक है और 5.3% WBCs काउंट है। इनकी नेचर भी यही है कि फाइगोसाइटिक एक्टिविटी रख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल से ये डिस्ट्रॉय करने की अहलियत रखते हैं। दूसरे में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह दिखाया गया है मोनोसाइट्स की तस्वीर में, और किडनी शेप एक न्यूक्लियस दिखाया है। साइट ऑफ WBCs प्रोडक्शन में क्या है? इन फीटस WBCs आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सेल। यॉर्क सेल मतलब कि आप WBCs कहाँ प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं? जब फेटस होता है, अभी बोन्स ग्रो नहीं हुई होती, तो यॉर्क सेक में के मेसोडर्म, उसके एक समझ लें एक लेयर का नाम है, वहाँ पे WBCs प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन अ बोन मेरो। इसके बाद क्या होगा? फीटस के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके बाद WBCs प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में और स्टोर्ड होते हैं लम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर। लम्फेटिक टिश्यूज़ में स्टोर होंगे और जो है और बनेंगे कहाँ पे? बोन मेरो में। ठीक है, आगे साइट्स दिखाई हुई हैं, डिफरेंट साइट जहाँ WBCs बनते हैं। ग्रेन्यूल साइट्स जो है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड एजिनोफिल्स टाइप हैं, बोन मेरो में बनेंगे। एक ग्रेन्यूल साइट जो है लम्फोसाइट्स बोन मेरो में बनेंगे, थाइमस में बनेंगे एंड लम्फॉइड टिश्यूज़ में बनेंगे। जबकि मोनोसाइट्स जो हैं वो भी बोन मेरो में बनते हैं। यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं दिखाए गए हैं कि कैसे किस तरह RBCs भी दिखाएं, WBCs भी दिखाएं, प्लेटलेट्स भी दिखाएं। ये सब के सब बोन मेरो से बनते हैं, बोन मेरो में मौजूद हैं और बोन मेरो से ही ये आगे जो है बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट में देखें लाइफ स्पैन में देखें ग्रेन्यूल साइट जो है 4 to 8 आवर्स इन अ सर्कुलेशन, अमन जब ब्लड सर्कुलेशन में होंगे तो 4 to 8 आवर्स इनकी लाइफ होगी एंड 4 to 5 डेज जब होगी जब ये टिश्यूज़ में मौजूद हैं। इन्फेक्शन देयर इज़ अ रैपिड डिस्ट्रक्शन, अगर इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में तो ये जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। जबकि मोनोसाइट्स 10 to 12 आवर्स इन अ सर्कुलेशन देन इंटर द टिश्यू टू बिकम टिश्यू माइक्रोफेजिस एंड कैन लाइव फॉर मंथ्स। अमन क्या 10 से 20 घंटे अगर ब्लड सर्कुलेशन में तो 10 से 20 घंटे इनकी लाइफ होगी मोनोसाइट्स की। लेकिन अगर ये टिश्यूज़ में मौजूद हैं तो इनकी काफ़ी मंथ तक भी हो सकती है लाइफ। जबकि लम्फोसाइट्स में क्या है? लम्फोसाइट्स वेरिएबल अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड,
अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड जो है किस तरह की है आपकी बॉडी की नीड, उसके हिसाब से इनकी लाइफ चेंज हो रही होती है। द सर्कुलेट इन बिटवीन लम्फेटिक टिश्यूज़ एंड इन ब्लड, लम्फेटिक टिश्यूज़ में होंगे और ये जो है और ब्लड में होंगे, इनके दरमियान में सर्कुलेट करते रहेंगे। और इस यहाँ पे है लाइफ स्पैन, मतलब कि कितने अरसे में क्या चीज़, जैसा हमने कहा था कि 120 दिन होती है आरबीसीज़ की लाइफ स्पैन जो थी वो 120 दिन थी। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ स्पैन है। यहाँ पर लम्फोटिक, ये जो लम्फोसाइट्स हैं इनकी तो अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड है कि बॉडी में किस तरह की डिमांड है, उसके हिसाब से इनको मुख्तलिफ़ उसमें कैटेगराइज किया गया है कि इनकी लाइफ स्पैन क्या होगी। इसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीसीज़ देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसीज़ में क्या है, फाइगोसाइटोसिस का। अच्छा, फाइगोसाइटोसिस का मैंने सेल वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था। एक पेनोसाइटोसिस होता है, एक फाइगोसाइटोसिस होता है। क्या होता है कि ना ये पहले क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को अपने अंदर समझने उसे खा जाते हैं, उसके बाद इसमें एंजाइमेटिक किस्म की या एंजाइम्स की जो है एक्टिविटी शो करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हम लोगों ने पहले इसका जिक्र किया। सेलुलर डिफेंस शो करते हैं, मतलब सेल को इम्यूनिटी दे रहे होते हैं। एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने बताया था एंटीबॉडीज़ बनाते हैं डब्ल्यूबीसीज़, वो उस वक्त वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसीज़ बना के इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। या फाइब्रोब्लास्टिक फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ हाइपरिन, एंड ये तमाम के तमाम काम होते हैं डब्ल्यूबीसीज़ के। अमूमन अगर हम इन शॉर्ट कहा जाए तो डिफेंसिव मैकेनिज़्म में काम दे रहा होता है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म में। सही है। फाइगोसाइटोसिस की तरह जिसे आम ज़ुबान में मैंने आपको बताया था सेलुलर ईटिंग क्या करता है, सेल इंजेस्ट टू लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया एंड जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। ये काम डब्ल्यूबीसीज़ का इन्फेक्शन से रिलीज़ देता है। जस्ट लाइक अगर एंटीबॉडीज़ बना रहा है तो एंटीबॉडीज़ में क्या होगा कि वो जैसे ही कोई इन्फेक्शन आएगा, कोई भी एंटीजन बाहर से आएगी, वो उसके ख़िलाफ़ आपको डिफेंस दे रही होगी। सेलुलर डिफेंस में अमूमन कैंसियस सेल्स के अंदर ये शो कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के देखें सिक्रेशंस रिलीज़ करें लाइक हैपरिन एंड फाइब्रोब्लास्टिक फॉर्मेशन के से भी यह फंक्शन शो कर रहा होता है। आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर रहा है, आपको इन्फेक्शन से रिलीफ देने के लिए डब्ल्यूबीसीज़ का बहुत बड़ा किरदार होता है। प्लेटिलेट्स, अब ये प्लेटिलेट्स आ गए, ये भी सेलुलर पार्ट में आते हैं ब्लड के। प्लेटिलेट्स से थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज़ को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आर स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स फ्रेगमेंट्स डेट हेल्प इन ब्लड क्लॉट, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। आरबीसीज़ भी नॉन न्यूक्लिएटेड थे लेकिन डब्ल्यूबीसीज़ न्यूक्लिएटेड थे। ये कलरलेस हैं और ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं, ये प्रॉपर सेल नहीं होते, हकीकत सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब सेल के ही समझिए आप पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। डेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड को जमने में मदद देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जमना। Platelets have irregular shape and typically measures only 2 to 3 माइक्रोन्स। क्या होगा, अमूमन इरेगुलर शेप होता है। देखिए शेप देखिए इसकी इरेगुलर शेप है, राउंड नहीं है बिल्कुल। वाइट जो शेप, एक तो आरबीसीज़ इस शक्ल में दिखाए गए हैं वाइट शेप के, ठीक है। लेकिन ये जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के समझ लें फिलामेंट से निकले हुए हैं, ये हैं प्लेटिलेट्स। इरेगुलर शेप है प्लेटिलेट्स की और मेजर किया जाए तो इन्हें 2 to 3 माइक्रोन के होते हैं। लाइफ इसमें इनकी होती है 4 to 9 डेज़। ये एवरेज अप्रोक्सीमेशन हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होती, मतलब बिटवीन 4 to 9 डेज़ हो सकती है। अप्रोक्सीमेशन ये है कि 4 to 9 डेज़ होती है इनकी लाइफ। प्लेटलेट्स क्या हैं, प्लेटलेट्स आर मेड इन आवर बोन मैरो, ये भी हमारे बोन मैरो में बनी होती हैं। द स्पॉन्ज लाइक टिश्यूज़ इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर स्पॉन्ज लाइक टिश्यूज़ हैं बोन मैरो, उधर ये प्लेटलेट्स क्रिएट होते हैं। बोन मैरो कंटेन्स स्टीम सेल्स डेट डिवेल्प इनटू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तीनों चीज़ें बोन मैरो सेल्स में ही बनती है, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। बोन मैरो सेल में रेड ब्लड सेल भी बन रहे हैं, वाइट ब्लड सेल भी बन रहे हैं और प्लेटलेट्स भी बन रही हैं। प्लेटलेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्मॉल और यंग, स्मॉल यंग और एक्टिव प्लेटलेट्स, जबकि लार्ज एंड ओल्ड प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखिए एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को दिखाया गया। 2 टाइप्स होती हैं, यंग या फिर स्मॉल और एक्टिव प्लेटलेट्स, जबकि ओल्ड प्लेटलेट्स ये लार्ज प्लेटलेट्स, ठीक है।
फंक्शंस क्या होंगे प्लेटलेट्स के, जैसे मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग के या खून को जमने में देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कहीं जख्म लग गया है, किसी एक्सीडेंट के दौरान में कोई इंजरी हो गई है या कोई छोटा सा कट भी लग गया है, तो क्या होगा, ये हम वहाँ पे जाके खून का क्लोट बना देंगे और खून को बहने से रोक देंगे। अगर जो है ये प्रॉपर क्लोट बना देंगे तो क्या होगा, खून ज़ाया होने से बच जाएगा। इसका काम होता है खून को जमाना या ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अब फंक्शन में क्या होगा, प्लेटलेट्स प्ले रोल इन ब्लड क्लोटिंग, प्रिवेंट ब्लड लॉस, यानी कि खून को ज़ाया होने से बचा लेते हैं क्योंकि खून को जमने में मदद दे रही होती हैं। रिपेयरिंग रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, रिपेयरिंग मतलब ये होता है अगर रप्चर हो गई है कहीं से तो क्या होगा, ये वहाँ पे जाके उसे रिपेयर कर देंगे, दोबारा से उसे वहाँ पे जाके ब्लड क्लोट बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पे रिपेयर करना शुरू कर देंगे, उसे दोबारा से हील अप करना शुरू कर देंगी। प्लेटलेट्स प्ले रोल इन डिफेंस मैकेनिज़्म, प्लेटलेट्स का क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज़्म में भी मदद दे रही होंगी साथ के साथ ये, और शो करेंगी फाइगोसाइटिक एक्टिविटी। फाइगोसाइटिक एक्टिविटी का मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करे होते हैं, लेकिन इनका मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का। यहाँ पे देखिए, अगर आपकी जो है ब्लड वेसल जो है डैमेज हुई है और इंजरी हुई है, डैमेज हुई है, तो क्या होगा कि ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करेगी, जिसके वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स वहाँ पे आके जमा हो जाएंगी। जब प्लेटलेट्स वहाँ पे आके जमा हो जाएंगी तो फिब्रिन क्लोट मतलब एक जाल सा बन जाएगा प्रोटीनियस सब्सटेंस का, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, समझे, एक जाल सा बना देंगी ये आपस में मिलकर, और खून बहने से आपका रुक जाएगा। ये थे प्लेटलेट्स के फंक्शन। अच्छा, आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर भी हम नहीं ले सके थे, तो असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ड्रा द डायग्राम ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। आपने ब्लड सेल्स की डायग्राम्स ड्रा करनी है क्योंकि हम ब्लड सेल्स कंप्लीट कर चुके हैं, आरबीसीज भी हो गया, डब्ल्यूबीसीज भी हो गया है और प्लेटलेट्स भी हो गया। अब आपने डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं और डब्ल्यूबीसीज की जो हमने इतनी सारी टाइप्स पढ़ी हैं, उन सबको आपने ड्रा करना है, ठीक है। आप ड्रा करेंगे अपनी बुकलेट के ऊपर, बुकलेट पे ड्रा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ड्रा हो रहा है, इसी तरह आप ड्रा करेंगे, मेंशन करेंगे हर एक के नाम, हर एक की टाइप्स को मेंशन करेंगे, ड्रा करेंगे और अपनी नोटबुक पे इस लेक्चर के साथ ही जो है ड्रा करके रख लेंगे, ताकि जब हम हमारी क्लासेस कैंपस में स्टार्ट होंगी तो फिर मैं आपको चेक करूँगी कि क्या आप लोगों ने काम किया हुआ है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसे अच्छा सा कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लूँ टॉपिक को। डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। डब्ल्यूबीसीज़ जो कि वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में हमारे काम कर होते हैं, कहीं इन्फेक्शन हो या पैथोजेनिक कोई बैक्टीरिया, माइक्रोब या फिर वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो उससे लड़ने में हमें मदद दे रहे होते हैं, इन्फेक्शस से बचा रहे होते हैं हमें। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने देखा उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और मल्टी लोब्ड उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स उसकी फर्दर टाइप्स हैं। फिर हमने एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स अपीयरेंस नहीं होती और दोनों दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो मल्टी लोब्ड भी नहीं होता, इसलिए इसे हम इसमें मोनोसाइट्स होते हैं और लम्फोसाइट्स, दो टाइप्स हैं इसकी, लम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। फिर हमने प्लेटलेट्स के बारे में देखा, प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग में मदद दे रही होती हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं और क्या होता है, खून को जमने में मदद देती है। अगर कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है, ज़ख्म लग जाता है, वहाँ जाके ये क्या करती हैं, जमा हो जाती हैं और ब्लड क्लोट बना देती हैं, जिससे खून ज़ाया होने से बच जाता है। इसका मेन काम है ये। तो आज के लिए है इतना ही, सही है। आप ये रीड कीजिएगा, अच्छा सा नोटबुक पे ड्रा कीजिएगा जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है। अपना टाइम देने का शुक्रिया।